डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। बीजेपी और एनडीए गठबंधन से लड़ने के लिए जिस इंडी गठबंधन की संरचना की गई थी, ये बताया गया था कि इंडी गठबंधन के दल आपस में एक होकर एनडीए का मुकाबला करेंगे, पर एनडीए अलायंस के दल आपस में ही विरोधाभासों से घिरे हुए हैं। शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट ने अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो वहीं घमासान मच गया। शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस भी नाराज हो गई। कांग्रेस ने कहा कि कहाँ तो मोदी वर्चेस मुद्दे होना था और कहाँ आपस में भी उलझ रहे। शिवसेना का तर्क है कि उसने वही उम्मीदवार घोषित किए हैं जहाँ से वो जीतते आ रहे हैं। शिवसेना का तो ये भी कहना है कि उन्होंने गठबंधन के लिए कई सीटों का त्याग भी किया है, पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का कहना है कि शिवसेना शुरू से ही कांग्रेस के लिए घातक है, पर कांग्रेस का उच्च मैनेजमेंट ये बात सुनने को समझने को जैसे तैयार ही नहीं है। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल प्रकाश अम्बेडकर भी बाहर का रास्ता देख रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए से बीजेपी ने अमरावती से जो टिकट घोषित किया है, नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के दौर में दो नेताओं ने कहना चाहिए या वीरांगनाओं ने हलचल मचा के रख दी थी। एक कंगना रनावत, दूसरी नवनीत राणा। स्थानीय नेता भी जितना खुलकर उद्धव सरकार के खिलाफ मुकाबले में अपने आप को असमर्थ पाते थे, तो ये दोनों वीरांगनाएं वहाँ पे डट के मुकाबला करते हुए दिखी और दोनों को इसका इनाम मिल गया। कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी से प्रत्याशी बनाया गया और नवनीत राणा को अमरावती से टिकट मिल गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हालत तो 2017 जैसी दिख रही है, जब पार्टी के इंतरकलह ने मामला सड़कों तक पहुंचा दिया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए। विषय था रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी का चयन करना, पर वहाँ चर्चा रामपुर के साथ साथ मुरादाबाद लोकसभा की भी हो गई। तो सबसे पहले आजम खान ने यही कहा कि वो चाहते हैं कि मुरादाबाद सीट पर घोषित प्रत्याशी एसटी हसन को हटाकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया जाए। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के कहने पे ही एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया गया था और वो खुद किसी पार्टी को नहीं निकालते। दरअसल निकलने वालों की डिमांड इतनी होती है कि उन्हें पूरा करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हालत है, उस पर समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक 2017 से ही ये कहते आ रहे हैं कि अखिलेश को पहले स्वयं क्लियर करना पड़ेगा कि वो राज्य की राजनीति में रमना चाहते हैं या केंद्र की राजनीति में। राज्य या राष्ट्र की राजनीति में से किसी एक क्षेत्र को चुनकर अखिलेश को उसमें खपना होगा और दूसरे क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी और को देनी होगी। अखिलेश जब तक पावर का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, मुश्किलों का सामना करते रहेंगे। समस्या ये है कि ऐसी पार्टी के निर्धारित नियम कानून नहीं बन पाते। इससे कोई और पार्टी ने हथिया ले, ये डर बना रहता है। हालांकि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगा दिया है। उधर आम आदमी पार्टी का अपना अलग हाल है। दिल्ली में उसके मुख्यमंत्री कस्टडी में हैं और पंजाब के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। बिहार में भी कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन उम्मीदों के मुताबिक
परवान चढ़ता नहीं दिख रहा। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में इसलिए कर दिया था कि उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ाया जाएगा, पर आरजेडी ने जेडीयू से आई बीमा भारती को चुनाव में उतार दिया। दरअसल बीमा भारती भी आरजेडी में इसी शर्त पर आई हैं कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वो कहीं कहीं इंडी गठबंधन के उम्मीदवार एक ही लोकसभा क्षेत्र में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी फ्रेंडली फाइट होने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 8-10 दिनों में ये क्लियर हो जाए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की नामों की घोषणा को लेकर देरी हो रही है। अमेठी रायबरेली अभी भी सस्पेंस में है। फंड की समझ सभी पार्टी पहले ही बता चुकी है। उसके कई नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में बीएसपी पार्टी अपना काम बड़ी खामोशी से कर रही है। उसके नेता 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और वहीं पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से समझौता ना होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। ताज़ा उदाहरण पंजाब के कांग्रेस के राहुल गांधी के एकदम करीबी नेता रवनीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। रवनीत सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के पोते हैं। वही बीरेंद्र सिंह जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद का सिर कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बीजेपी में आने से बीजेपी की संभावनाओं को बहुत बल मिला है। जो बीजेपी का वोट परसेंट 8 या 10% हुआ करता था और बीजेपी को समझौते में 3 सीटें मिलती थी। ऐसे में बीजेपी पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जो उसका वोट परसेंट है यदि उसमें 7 से 8% की यदि वृद्धि हो जाती है तो बीजेपी को वहाँ से 5 से 7 सीटें जीते में आसानी हो जाएगी। वैसे बीजेपी पंजाब में शहरी पार्टी मानी जाती है, गांव में उसका वजूद नहीं है, इसलिए उसे अकाली दल से समझौता करना पड़ता रहा है। पर इस बार अकाली दल ने जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हुआ तो अकाली दल को अपना इसमें अलग भविष्य दिख रहा है। पर पंजाब की राजनीति का हाल ये है कि 10 साल की अकाली दल की सरकार से जनता खफा थी तो कांग्रेस को मौका दिया था और कांग्रेस से खफा होकर विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुना था। पर जिस तरीके से भगवंत सिंह मान की सरकार पंजाब में चल रही है उससे लोग खुश नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी की लोकप्रियता अंडरकरंट का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इसका अच्छा परिणाम बीजेपी को दिखने की उम्मीद है। और उड़ीसा में भी जब बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं हुआ है तो ये भी बीजेपी के उड़ीसा के स्थानीय नेता इसे अच्छा मान रहे हैं। बीजेपी के लिए ये एक शुभ संकेत मान रहे हैं क्योंकि उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ चलना है। तो इन चुनाव सरगर्मियों के बीच में एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया अलायंस के गठबंधनों का अंदर ही अंदर खाने में बहुत संघर्ष है। पर इंडी गठबंधन का संघर्ष सड़कों पे और समाचारों पे आता है। एनडीए का कहीं ना कहीं उसके प्रचार तंत्र से दब जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।